देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हमें बहादरा के बहादरा नौर बाईपास यानी हिसार नौर का जो बाईपास रोड है वहाँ पे हैं और यहाँ होटल गोल्डन जो है उसमें राष्ट्रीय सिहाग परिवार सम्मेलन हो रहा है यहाँ, और ये राष्ट्रीय स्तर का है और यहाँ समस्त सिहाग परिवार यहाँ उपस्थित होंगे। पूरे राजस्थान के लोग तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ राजस्थान के बाहर के भी आएंगे। यानी राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है। आपको दिखाएंगे क्या कार्यक्रम होगा, क्या क्या कहेंगे। यहाँ सम्मान समारोह भी होगा। तो ये गोल्डन होटल जो विवेकानंद कॉलेज के पास है वहाँ ये कार्यक्रम अब आज जो है होगा। पूरा विवरण दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको मिलते रहे। तो दिखाता हूँ आपको कार्यक्रम और पूरा वीडियो देखिए। ये राष्ट्रीय सिहाग परिवार सम्मेलन है। यहाँ मुख्य रूप से महासिंह ये तारानगर से हैं, गौरी शंकर सिहाग बहादरा से हैं, वहीं राम कुमार सिहाग सिद्धमुख से हैं और सुभाष सिहाग ये बहादरा से हैं। इन लोगों की विशेष ये भागदौड़ कर हैं। इसके चौधरी देवीलाल जी भी जो है वो भी सिहाग परिवार से हैं। चौधरी देवीलाल जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो सिहाग परिवार से थे। तो आज सिहाग परिवार के यहाँ एकजुट होंगे। पूरा विवरण आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और यहाँ लोग बाग आ रहे हैं अभी और बहुत जल्दी ये कार्यक्रम शुरू होगा तो वो दिखाते रहेंगे। आप सभी का बहादरा पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। थोड़ी सी आवाज में करते हो, सही है। रवि जी सिहाग अपने बीच पहुंच चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। गौरी शंकर जी गुरु जी पहुंच चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अंद्रे जी सिहाग, अमर सिंह जी सिहाग अपने बीच पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत परम आदरणीय ताऊ देवीलाल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। हमारे समाज के सितारे पद दस्त के रूप में परम आदरणीय ताऊ के नाम से मशहूर पूरे भारत में सामने बैठा थे, दिखो बनी कि नहीं? इधर आओ तो भैया इतनी साइड में आ जाओ। हाँ और सही है। सबसे पहले मैं जितेंद्र कुमार जी सिहाग आप भारत से बता रहे हैं, आप मंच पे आएंगे और अपने विचार रखेंगे। जितेंद्र कुमार जी सिहाग जो वक्ता बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल बुजुर्गों युवा साथियों
आज हम केवल सम्मेलन में शामिल होने के लिए नहीं आए, आज हम अपने उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य का संकल्प लेने के लिए हम इस सम्मेलन में आए हैं। इतिहास गवाह है, जिस समाज के युवा जागता है वही समाज सबसे आगे बढ़ता है। अब समय आ गया है कि हम आपसी मतभेद भुलाकर, मनमुटाव भूलकर समाज के अंदर शिक्षा और उज्जवल भविष्य का और स्वाभिमान का सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो केवल तालियां नहीं बजानी होगी, बल्कि जिम्मेदारी उठानी होगी। केवल अधिकार की बातें नहीं, कर्तव्यों को भी निभाना होगा। घर से एक बेटा बेटी उस शिक्षा पाए, हर युवा अपने नशे से दूरी बनाए रखे और हर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति या भाई की कार्य से जुड़ी हमारी ये संकल्पना होनी चाहिए। याद रखिए, जो अपने युवाओं को दिशा नहीं देता है उनका भविष्य कमजोर होता है। इसीलिए हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, खेल के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमें प्रेरणा लेनी होगी कि समाज किसी जरूरतमंद परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और सफलता पूरे समाज को गौरव महसूस कराएगी। हम झुकने वालों में से नहीं हैं, इतिहास रचने वालों में से हैं। हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से होनी चाहिए। मैं एक सबसे बॉर्डर का इलाका है बाड़मेर जिला राजस्थान के अंदर, उस इलाके से आता हूँ जिसके अंदर हमारे बुजुर्गों ने जब पीने की पानी की समस्या और शिक्षा का क्षेत्र उस परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ उन बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की होगी, जिसके लिए आज हमारे को इस मंच पे बोलने के लिए काबिल किया हमारे परिवार के सामने। मैं परिवार के सामने इस मंच में नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी कई मंचों से बोलता हूँ और राजनीति में कई पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में भी मैंने काम किया है। आज हम इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज बहुत बड़ा गर्व हो रहा था कि हम सम्मेलन में जाएंगे, वहां कम से कम 3 से 4 हजार लोगों का सम्मेलन होगा। आज मेरे को इस संख्या देके बहुत कम महसूस हो रहा है। अपने को परिवार को जगाना होगा। पहली बात, यदि अपनी शुरुआत परिवार से करेंगे, परिवार के किसी भी व्यक्ति, मैं मेरे परिवार से करूंगा, आज ये संकल्प लेता हूं, अपन अपने परिवार से करेंगे। उसके बाद में अपने गोत्र से करेंगे, सिया गोत्र से, और सिया गोत्र पूरा मिलकर यदि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग जगाता है शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं को नशे से दूर रखने का, तो मैं कहता हूं अपने काम से लोगों को अपने नाम से जानेंगे कि ये सिया गोत्र का बंदा है और हर समय अपनी मदद के लिए तैयार रहता है। तो ये अपने को आज संकल्प लेना होगा। मैं तो कहता हूं अपने परिवार की व्यक्ति की पहली मदद करिए। यदि अपने पड़ोस में अपने गोत्र का नहीं है तो उसकी मदद भी करिए, ताकि वो लगेगा कि मेरा भाई सिया परिवार का है। ये अपने को आज संकल्प लेना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में रही बात, हमारे बाड़मेर जिले के अंदर हरलाल सिया के नाम से हमने छात्रावास बनाया। छात्रावास तो बहुत पहले से बना हुआ है, जिसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपको कभी मौका मिले तो बाड़मेर एक बार आके हमारे हरलाल हॉस्टल का विजिट करिए। आप एक बार हरलाल हॉस्टल को देखिए, जिसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी केवल अपने परिवार की नहीं, सर्व समाज की बात, सर्व समाज के लोग वहां आके शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उस परिवार के अंदर, उस हॉस्टल के अंदर हमने सबने मिलकर उस हॉस्टल की 5 स्टार जैसी होटल की जैसी हमने इमारत बनाई है और उस इमारत के अंदर पूरे परिवार के लोगों ने बढ़ के सहयोग किया। यदि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो किसी ने दान किया तो बाड़मेर जिले का नंबर 1 है, जिसके अंदर आप आकर देखिए हरलाल छात्रावास, और जिसके अंदर आज
300 से 400 स्टूडेंट वहाँ अध्ययन है, रहने की खाने की सब व्यवस्था है, एकदम निःशुल्क व्यवस्था है, जिसके अंदर हमारा हॉस्टल आज उसका इतिहास गवाह है। आप देख लेना बाड़मेर का इतिहास उठाकर हर भर्ती के अंदर हरलाल हॉस्टल का स्टूडेंट आपको 4-5 भर्ती के अंदर हर 5 से 10 बंदे आपको सैनिक मिलेंगे। ये शिक्षा का क्षेत्र है। तो अपने को सबने मिलकर अपने को पहले शिक्षा के क्षेत्र पे जोर देना होगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में अपन ने जोर दे दिया, शिक्षा के क्षेत्र में अपन मजबूत हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है अपने को हराने के लिए। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। मारवाड़ी में हमारे कहावत है कि पूत सूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। यदि पूत सपूत है, आपके पास में लाखों की संपत्ति है, यदि आपका पूत कपूत हो गया तो लाखों की संपत्ति हो बर्बाद कर देगा, आपके कोई काम आने वाली नहीं है। यदि आपका पूत सपूत है तो मैं कहता हूं अपने को जमीन बेचनी पड़े तो जमीन बेच दीजिए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में भेजिए, उसको रोजगार दिलाइए, उसको मैं तो कहता हूं शिक्षा और रोजगार दोनों बिजनेस तक सीमित मत रखो। बड़ा अफसोस है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है राजस्थान के अंदर, मेरे को जहां तक लगता है कि हमारे सिया परिवार का शायद ही कोई एमएलए होगा या एमपी होगा। ये अपने को सोचने का विषय। गोतर के अंदर अपन सबसे ज्यादा है, भले ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी के अंदर पूरे भारत के अंदर अपन सिया बैठे गए, अपनी जन्मभूमि पूर्वजों की पलू से अपन सब निकल के गए। जहां तक मैंने इतिहास में मैंने पढ़ा है, बाकी तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को पता होगा। तो इस कई मुद्दे हैं नारी शक्ति के सम्मान में, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों के बराबर अपनी बहन बेटियों को पढ़ाइए, बहन बेटियों को सबसे ज्यादा इज्जत दीजिए। और आज हम यहां से यह संकल्प लेके जाते हैं कि बाड़मेर के अंदर न तो मैं मृत्यु भोज खाऊंगा, और जहां तक मेरी चलेगी, जहां तक मेरे होगी मेरे परिवार से, तो ना हम मृत्यु भोज करेंगे। ये सबसे बड़ा आज मैं परिवार के सामने संकल्प लेकर जा रहा हूं। और परिवार के सामने किसी भी व्यक्ति की जब जरूरतमंद व्यक्ति काम पड़ेगा मेरे लायक, तो मैं मेरे तन मन और धन से उसका सहयोग करने का पूरा सहयोग करूंगा। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और इससे बड़ी परिवार के साथ में मिलकर और भी तेजी से हम काम करेंगे। और नशे की प्रवृत्ति, मैं कहता हूं कि जो समाज नशे के अंदर डूब गया, सोच लो वो खत्म हो गया। नशे से अपने को दूर रहना पड़ेगा। इधर का मेरे को पता नहीं, मैं मेरे बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र का बताता हूं। ऐसी ड्रग्स है, इसमें एमडी, हीरोइन, ऐसी कई ड्रग्स है जिसका सेवन करते हैं, जिसके अंदर मैं तो कहता हूं परिवार के अंदर आज एक बच्चा है उस नशे के अंदर गिर गया, तो सोच तो अपने पास में धन संपत्तियां अपने क्या काम आने वाली है। यदि अपना पूत भी अपने फेवर का नहीं है, वो नशे के अंदर जा रहे हैं, तो उसको अपने मिलके, और नशा जो कौन ला रहा है अपने परिवार के अंदर ला रहे, तो उसको मना करो। और बाकी से आ रहा है तो उसको भाई समझाओ क्यों ला रहा है। ये अपने को सबसे बड़ी पहल करनी पड़ेगी। और आज हम बाड़मेर के अंदर एक अभियान चला रहे हैं नशे के विरुद्ध, और बहुत सारा जिसके लिए हमारे को सहयोग मिल रहा है। आज मैं यहाँ आया, परिवार के तमाम सदस्यों से मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई। हम परिवार के साथ में मिलकर और बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं तो कहता हूँ आप बुजुर्गों को, आप आगे रहिए, आप हमारे को प्रेरणा दीजिए। आप एक कदम चलोगे तो हम 4 कदम चलेंगे आपके साथ में, और आपका हम सहयोग करेंगे। आप हमारे को रास्ता बताइए, प्रेरणा दीजिए, काम हम करेंगे, आपका हमारे को साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग की बात में देना ना बुला जो मैं कि अपने विचार रखेंगे अपने परिवार के बारे में। अभी अपने परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं, रास्ते में है। विकास जी अपने विचार रखेंगे। आज हमारे सियाग परिवार के राष्ट्रीय सियाग परिवार सम्मेलन में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे बड़े पुत्र और युवा शक्ति, सभी को यहाँ पधारने का बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम और उनका स्वागत करते हैं। आज हम अपने इस सियाग परिवार का
मिलन समारोह का जो आयोजन किया है उसका मुख्य उद्देश्य समाज में संगठन, शक्ति और सम्मान प्रदान करना है। हमारे परिवार में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, हमें उन्हें दूर करने का संकल्प लेना है। समाज व्यक्तियों का एक वो समूह होता है जो समाज में फैली हुई बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने का अग्रणी कार्य करता है। हमें आज आपसी सहयोग की जरूरत है और जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज में काम करने की जरूरत है। इसी तरह से उत्कृष्ट काम करते हुए हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें मुख्य योगदान हमारी युवा शक्ति दे रही है और मैं हमारे बड़े बुजुर्गों से यही अनुरोध करूंगा कि वो हमारी युवा शक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करें। और आज की युवा शक्ति को ये अनुरोध है कि जितना समय हो सके उतना अपने बड़े बुजुर्ग के साथ बैठें, अपने समाज की, अपने बारे में, परिवार की पुरानी बातें उनसे सीखें। आज समाज के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें मुख्य चुनौती पर्यावरण भी है। दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण चुनौती है। इसके अलावा समाज में बढ़ रहा नशा, जिस तरह से नशा आज अपने पांव समाज में पसार रहा है, उसमें हम सभी समाज के बंधुओं को मिलकर नशे को दूर करना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये हमारा सिहाग परिवार का सम्मेलन आज आयोजन किया गया है। सभी सिहाग परिवार के बंधुओं के चरणों में फिर से एक बार नतमस्तक होते हुए प्रणाम करता हूं और इसी के साथ संक्षिप्त शब्दों में अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। पधारे हुए सभी सम्मानित गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से अपना नाम भी दे सकते हैं, मुझे नोट करवा सकते हैं। एक लिस्ट बीच में आपके बीच में रखा हुआ है। जो भी सिहाग बंधु आए हुए हैं, आ रहे हैं, वो अपनी एंट्री जरूर करें भी। आइए सभी को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। साथियों, ये बोलने की जो बात है, हम आपसे सभी से ये करते हैं कि आप अपनी अपनी राय दो कि किस प्रकार से हमें इस संगठन को, इसको किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से हमें संगठित करना है। ये नहीं है कि कोई वक्ता है वही बोलेगा। आप सभी भाई जो है ना, इसके अपने विचार रखो कि इसको किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार को चलाना चाहिए, कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। ये विचार देने के लिए ही और भाईचारा बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है। तो साथियों, सब साथी बोले और खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो जरूर बोले, क्योंकि हमें शिक्षा जो है वो बुजुर्गों से मिलती है। धन्यवाद। जितने भी हमारे सिहाग सम्मेलन के और जितने भी परिवार के हमारे सदस्य मौजूद हैं, हमारे माननीय जितने भी चीफ गेस्ट हैं और मेरे बड़े बुजुर्ग जो चाचा ताऊ, मेरे बड़े भाई, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सबको मेरा नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा सम्मेलन जिसमें मुझे हिसार से और मेरे छोटे से गांव ढाणी कटवार से यहाँ तक आने का मौका मिला है। मैं पहली बार, सच बता रहा हूँ कि इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद पहली बार किसी सिहाग सम्मेलन का एक हिस्सा बना हूँ और ये जो क्षण है ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट क्षण रहेगा। आज का और भविष्य का जो निर्माण है वो युवा ही करेगा और हमें मार्गदर्शन देने के लिए एज ए अम्ब्रेला, जो छाता होता है, उस अम्ब्रेले की भूमिका निभाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। तो क्यों न हम युवाओं को आगे रोजगार की और कौशल विकास की अच्छी प्रेरणा दें। आज हमारे पास रोजगार के लिए बहुत सारे साधन हैं, परंतु उसको उन युवाओं तक पहुंचाने का, मार्गदर्शन करने का कोई भी एक
अच्छा और सभ्य और यूं कहूं कि उनको रास्ता नहीं है, तो हम सब मिलकर यदि युवाओं के ऊपर काम करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें। एजुकेशन इज ए वेपन। माना जाता है कि शिक्षा वो एक अच्छा बड़ा हथियार है। अच्छी शिक्षा मिले तो हमारा युवा अच्छा रोजगार लेगा और आने वाले वक्त में हमारे समाज के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मैं भी 2 मिनट पहले अपने एसएचओ साहब से मिल रहा था। मुझे अच्छा लगा कि एक युवा साथी इस उम्र में एसएचओ है तो डेफिनेटली एसपी तक तो जाएगा ही, तो क्यों ना हम आपको अच्छा रोजगार की तरफ बढ़ाएं। जैसे मैंने भाई के विचार सुने, उन्होंने बताया कि नशे की लत, आज कहीं ना कहीं हमारा समाज भी इस चीज से घिरा हुआ है, तो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और रही बात समाज की, दोस्तों समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को काम करना चाहिए। पहला सम्मेलन है और आने वाले वक्त में ये मेरा कमिटमेंट रहेगा सिहाग सरदारी से कि मैं हर सम्मेलन का हिस्सा बनूं। जहां तक मेरी सोच है, मैं हर उस युवा साथी को रोजगार, कौशल विकास और आने वाले वक्त में खुद का रोजगार तैयार करने की एक अच्छी सलाह और एक अच्छी सपोर्ट दे सकता हूं। यही मेरा सिहाग सरदारी से नमन है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। ये राष्ट्रीय सम्मेलन में दाऊ देवलाल को नमन। सभी की तरफ से दाऊ देवलाल को नमन। इस हॉल में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विभाग के कम उम्र साथी, बुजुर्ग और छोटी उम्र के सभी साथियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। ये प्रकार का जो पारिवारिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, पीछे भी हुए हैं क्योंकि मैं गया था। मुख्य उद्देश्य है इसमें जानकारी हो कि हमारे सियाल परिवार पूरे भारत में कहाँ बैठे हैं। उससे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम महेंद्र सिंह साहब है। मैं सेवा नियुक्त स्कूल प्रधानाचार्य हूँ। गांव मेरा कानड़ है। डाबली सेटा के पास 40 किलोमीटर है, लेकिन एड्रेस मेरा वर्तमान में नौहर है। 25-30 सालों से नौहर में रह रहा हूँ और वहाँ का स्थायी नागरिक बन चुका हूँ। आगे चलिए। आयोजन कर्ता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस साल 2 साल में इस प्रकार के पारिवारिक हमारे सियाल परिवार के जो सम्मेलन हो रहे हैं, उनसे हमें जुड़ाव करते रहें और भविष्य में भी आगे जहाँ भी जिस क्षेत्र से जो आए हुए हैं हमारे परिवार के साथी, यदि संभव हो अपने इलाके में यदि इस प्रकार का सम्मेलन कराते कि आप में आवश्यकता है या आपकी जरूरत है या आप सहमत हैं, तो आयोजनकर्ता को इस बारे में अवगत करा दें। समाज के अंदर विशेषकर पूरे किसान वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, किस प्रकार की बुराइयां पहले थी और आगे नई नई बुराइयां आ रही हैं, उनसे अवगत होना हमें आवश्यक है। आज से पहले हमारे बुजुर्गों के समय हमारा मुख्य खेती था, पशुपालन था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आने वाले पीढ़ियों में भी समय बदलेगा, लेकिन आज वही परिवार सफल हो रहा है जो खेती के साथ अन्य रोजगार है उसके पास। अन्य रोजगार के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है। नशे के बारे में बता दी है। नशा पहले शराब का था, लेकिन अब की जो युवा पीढ़ी है उनमें चिट्टे का
प्रकोप ज़्यादा देख रहा हूँ मैं इस इलाके में। हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, सिरसा और ब्रजवासिया जिलों में बात कर रहा हूँ। इन 4 जिलों में हर समाज के तबके में इस मेडिकेटेड टीके की जो लत लगी हुई है उससे अपनी आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी आपकी शिक्षित हो रही है या अन्य कार्य कर रही है, उनको बचाने का कार्य आप करें। बैठे हैं और उन बच्चों को जो 12वीं और 10वीं में 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। इसके अलावा किसी भी राजकीय सेवा में अभी घोषणा हुई है, हमारे साथ परिवार के जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। कृपया वो अपना लिस्ट में नाम लिखवा दें, इसके बाद यही कार्यक्रम चलेगा। सिहाग खतवाड़ा से तो यहाँ पे आए हुए मेरे दादाजी, ताऊजी, चाचाजी, भाइयों को सभी को राम राम। मेरे भादरा की धरती पर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो सभी वक्ताओं ने सभी बात बता रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो अपने और बताते रहेंगे। सबसे पहली बात है, मैं मेरा एड्रेस दे दूं कि मैं रवि सिहाग प्रॉपर खचवाड़ा भादरा का रहने वाला हूँ। वर्तमान के अंदर जयपुर में वकालत करता हूँ। किसी भी साथी को जयपुर के अंदर अपने परिवार के कोई भी कभी कोई काम हो तो जरूर मुझे याद कीजिए, जितनी मेरे से हो सकेगी आपका सहयोग करूंगा। आज सबसे पहले तो क्या है कि राजनीतिक बातें सबको अच्छी लगती हैं। अपने समाज जो है, जो अपने क्षेत्र में मान लो अपनी संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, तो अपने सबसे पहले तो संगठित रहा करो। अब अपने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को आदर्श मानते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मारी थी, उनकी तरह त्याग करना सीखो। आज एक गांव के अंदर कोई आदमी पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, एक परिवार में लोग कह देते हैं कि हम लड़ेंगे। एक आदमी त्याग करना सीखो। त्याग करोगे उसकी हमेशा सराहना रहेगी, त्याग करोगे तभी अपने को कुछ न कुछ मिलेगा। तो त्याग करना सबसे जरूरी है। दूसरी बात शिक्षा की है। अपने बच्चों को सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा दिलाओगे तभी अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। शिक्षा सबसे जरूरी है, चाहे अपने को कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, बच्चों को शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दिलानी है। और जो साथी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो जिस गांव में, जिस परिवार में जो साथी आर्थिक रूप से मजबूत है, वो उसकी मदद करो, उनकी मदद करो, उन बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनका हौसला बढ़ाओ। सबसे ये है। और आज जो वर्तमान समस्या है सबसे बड़ी, वो है नशे की। सबसे अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस बात पे देना है। अब अपने किसी साथी को कहते हैं कि कारगर में देखियो बढ़े कुछ तो पेड़ लग रहे हो या पेड़ लग रहे हो, तो अपन रिश्ते आ जाओगे बात के ऊपर। अपन में बात पर गुस्सो कर बैठो, पे बात पर अमल करना है, पे बात पर अपन अमल कराना। पहले अपन जी को दवाई पानी खिलानी है, कोई और प्रकार को सहयोग करना तो कराओ, ऊपर गुस्सो ना करो। आज सबको बड़ो आप इकट्ठा होना है, तो आज एक संकल्प लेके जाओ कि इन नशों को रहना। अगर आप नशों बच गया तो हर चीज बच गया। और सारा सिहाग परिवार में पधारे हैं भादरा की पावन धरती पर, सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतनी बातें सारे मेरा विचार समाप्त करूं। मेरे लायक कोई काम हुआ है तो थारो छोटो भाई, थारो छोटो बेटो मानेंगे, मैंने कल भी याद कर ली, जितनी हो सके मैं मेरी संभव मदद करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्या तेरी रवि सिहाग एडवोकेट जयपुर है, आप अपने अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने संकल्प लिया कि जयपुर में किसी भाई को कोई काम हो तो आप रवि से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय पवन जी सिहाग ब्रह्मसर से। आप अपने विचार रखेंगे, अपने विचारों से आप समाज को नई दिशा उत्साह प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं पवन जी सिहाग। सबसे पहले तो आप तमाम मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहनें,
इस सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे भाई की शादी होने के कारण इस बार मेरे आने का मानस कम था, लेकिन आदरणीय राम जी श्री धर्मपाल जी सिहाग इन्होंने कहा कि अपने घर का ही प्रोग्राम है, घर का ही कार्यक्रम है, तो वहाँ भी हो पाते हैं, फिर आके वैवाहिक प्रोग्राम भी देख लेंगे। तो इस सिलसिले में हम यहाँ आए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों को लेकर आपसे बात करूंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम हर बार कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, हुजूम में चले जाते हैं, कहीं ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम अपने भावनाओं का एक बाउंडर बनकर रह जाए। मैं पैसे से शिक्षक हूँ, तो मेरा एक दायित्व बनता है समाज को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कि मैं उन्हें वे चीजें बताऊं जो मैंने किताबों से सीखी, हालातों से सीखा, मैंने पढ़ा। तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो पहली बात तो हमें एकजुट रहना है। रवि भाई ने बताया कि अपने परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई से नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बन रही है। अगर ये सब चल रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे ये सम्मेलन चाहे कितने ही कर लीजिए कभी सार्थक नहीं होंगे। इसकी सार्थकता तभी है, बस व्यक्ति लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हम जहां कहीं भी हैं वहां से बदलाव लाया जा सकता है। मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं, लेकिन इन दिनों इतिहास में पीएचडी कर रहा हूं, इतिहास से नेट जेआरएफ है, तो मैं हिस्ट्री के कुछ किस्से आपको सुनाता हूं और आपको यकीन होगा, आप इस बात को मानेंगे कि वाकई कोई भी चीज, किसी भी चीज को बदला जा सकता है, किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। आप सोचिए कि मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ा राजा हुआ सम्राट अशोक, आप सबने उनका नाम सुना है। सम्राट अशोक के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। वो व्यक्ति बेहद क्रूर किस्म का हुआ करता था, उसकी शक्ल बेहद भद्दी थी, उसे देखने वाले एक तरीके से अपना सर झुका लेते थे, उसे अशुभ मानते थे। इस किस्म का व्यक्ति था और वह रक्त पिपासु था, खून पीता था, खून का प्यासा था। ऐसा ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि वह खून से स्नान करता था। एक बार वो किसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसके महल की जो हरम की जो महिलाएं थी वो उस पर हंस पड़ी, उसकी कुरूपता को लेकर, उसकी उस भद्दी शक्ल को लेकर। तो कहा जाता है कि 500 महिलाओं को वहीं कत्ल करवा दिया सम्राट अशोक ने। और फिर कलिंग का युद्ध होता है, अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और वही अशोक जो कभी कुख्यात हुआ करता था वो एक दिन विख्यात हो जाता है। आज हम उस अशोक को महान सम्राट के नाम से जानते हैं। वैचारिक जो लोग हैं, बौद्धिक जो लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। आप कहीं देख लीजिए, मुझे हैरानी होती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा था मैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक बॉक्सर है प्रदीप सिहाग नाम से। जैसे अपने भारत में ये विजेंद्र सिंह है, उसी प्रकार इसी लेवल का एक व्यक्ति है प्रदीप सिहाग। और हमारी ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति अपने समाज का, अपने गोत्र का, अपना भाई होने के बावजूद उसे इतनी तरजीह नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सोशल मीडिया पर देखिए, डॉक्टर प्रेमाराम सिहाग कितना अच्छा लिखते हैं। मैंने खुद 2 किताबें लिखी है और तीसरी जो किताब है कहानी संग्रह, उस पर काम चल रहा है। तो लिखने वाले हैं अपने समाज में, वो है समाज को दिशा देने वाले हैं, वो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को पहचान नहीं पाते, तो दूसरे लोग हैं उनको हम ज्यादा प्रसन्न देते हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी समाज ताकतवर तब बनता है जब वो समाज चारों वर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। जैसे आपका एक उदाहरण देता हूँ कि जो मीणा समाज है वो प्रशासनिक ओहदे में हमसे कहीं आगे है, उनके आईएएस है, आईपीएस है, लेकिन क्या मीणा समाज का आसपास का अपना जो परिवेश है उसके ऊपर इतना नियंत्रण है? नहीं हो सकता। वो बाजार बंद नहीं करवा सकते, वो हड़ताल नहीं करवा सकते, बाजार बंद आप लोग करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर आपका कब्जा है, परिवहन, सड़कों पर आप देखिए गाड़ियां
मैं बताऊँ कि आज जब देख रहे थे गाड़ियों के ऊपर कहीं जाट लिखा हुआ है, कहीं सिहाग लिखा हुआ है, कहीं सहारण लिखा हुआ है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन पर आपका कब्जा है, इस वजह से आप मजबूत हुए हैं। धान मंडियों में जाइए, पहले आपकी दुकानें नहीं होती थी, अब आपकी दुकानें कहीं सहारण पेस्टिसाइड्स है, कहीं गोदारा पेस्टिसाइड्स है। तो किसकी वजह से हुई है? ये आपकी वजह से हुई है। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने जाना, इसकी वजह से बाजार पर आपका कब्जा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन पर आपका कब्जा हो गया है। एजुकेशन में जाइए, आप सीकर में चले जाइए, आप जयपुर चले जाइए, कहीं चले जाइए, कलाम कोचिंग किसके, डोटासरा की है, ये कोचिंग किसकी है, ये फलान चौधरी की है। ये किसकी वजह से संभव है? ये अपने बाप दादाओं के संघर्ष की वजह से संभव हुआ है। उन लोगों ने खेत में दिहाड़ी मजदूरी करते हुए, 8 मास गलाते हुए खुद को मजबूत किया। स्वाभिमानी कौम के हम नुमाइंदे हैं उस कौम जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। और मजबूत होने के साथ साथ हमेशा एक खतरा बना रहता है कि जो कोई भी ताकत ऊपर उठती है उसको हमेशा दबाए रखने का एक गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है। वो बल भी पैरेलल समांतर अपने समाज के साथ काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी प्रसारित हो सकता है, और हम लोग सरकारी नुमाइंदे हैं। एक सम्मेलन होता है एक समाज का कुछ दिन पहले, उस सम्मेलन में उस सम्मेलन में कुछ समाज का होता है, लेकिन उस सम्मेलन के अधिकतर जो मुद्दे होते हैं, 90% जो बातें होती है, वो केवल और केवल इसलिए होती है कि एक समाज, एक जो आगे बढ़ रहा है, जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे दबाया जाए। यही यकीन मानिए कि दूसरे समाज के सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं कि आप लोगों को कैसे दबाया जाए। और अगर आप लोग अभी भी इस अज्ञानता में, इस मुगालते में हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप देखिए कि सिंधु घाटी से लेकर अब तक की जो सभ्यता है, उसमें अपने जैसे कितने आए और कितने गए। अपनी हस्ती बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है अगर हम लोग नहीं समझे। छोटी बातें दिल पर मत लीजिए, क्योंकि छोटा सा जीवन है, न जाने कब बीत जाए। आज हम यहाँ हैं, कल हो न हो इस दुनिया में। तो छोटी छोटी जो भी बातें हैं, भाई से, जमीन की जो है, घर के रास्ते की जो है, छोटी जो भी बातें होती है अपने समाज में, क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये चीज़ें चलती रहती है, भावनाओं का द्वार उमड़ता रहता है। तो उन सबको भुला के, बड़ा दिल रखते हुए हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर हम लोग मजबूत रहेंगे, अपना परिवार मजबूत रहेगा, अपना समाज मजबूत रहेगा, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वरना आप यकीन मानिए कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो मिट गई और उनका आज कहीं नामो निशान नहीं है। तो एक तो मेरी ये गुजारिश है युवाओं से कि अच्छा पढ़िए, कोई बात नहीं, अगर आप नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नौकरी के अलावा मेरे छोटे भाई हैं जो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, उससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कहीं निकलिए, धक्के खाइए, लेकिन खुद को मजबूत कीजिए। अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो व्यक्ति कहीं भी सर उठा के जी सकता है। और स्वाभिमान से जीना ही जीना है, नहीं तो फिर अपने से पहले भी लोग आए थे, अपने बाद भी लोग आएंगे। तो ये चीज़ें हैं। गाइडलाइन देनी हो किसी विषय को लेकर, या इतिहास विषय की तो कोई विद्यार्थी है, कहीं कोई जरूरत हो, या लेखन में कोई काम करना हो, लिटरेचर में आगे बढ़ना हो, तो सुभाष जी जैसे लोग यहाँ हैं। मैं खुद इस चीज़ में प्रयासरत हूँ। हम हमेशा अपने समाज के बच्चों के लिए, आप सबके लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप खुद को दबाइए, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, केवल आपके लोग ही बात सुन पाएंगे, दूसरे लोग उस बात को नहीं सुनेंगे। समय कम है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि और आएंगे यादों के नगमों की कलियाँ चुनने वाले, और आएंगे यादों के नगमों की कलियाँ चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। धन्यवाद। 97% नंबर प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से आपका हौसला अफजाई करेंगे और सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अर्जुन जी सिहाग, पूर्व विधायक अबोर, आप साथ में द्रौपदी सिहाग, जो गुड़िया गया हार्दिका, आर्ट्स में आपके 97% है, 12th में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wow.
हार्दिका डॉक्टर नवीन कुमार, आप नौर से हैं, 12वीं कक्षा में आपने आर्ट में 97% मार्क्स प्राप्त किए हैं। बहुत जोरदार बधाई, आपको जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। अजनी सियार श्री निहाल सिंह जी सियार, आप हम सरकार से हैं। रवि जी सियार आपको सम्मानित करेंगे। ध्रुव सुनो रूपराम जी नौर मुंसरी, 12th कक्षा में आपके 90.4% अंक है। भाजी आगू ना करो थे। बैठ जाओ, बैठ के डेस्क है, बैठ के ले लें सारा। अब जसमीत सियार सुनो विकास जी सियार गोदरा से आपके 10वीं में 92.5% अंक हैं। मैं राजेंद्र जी सियार को ऐसा को बुलाना चाहूँगा, उनके जसमीत का पेपर है तो वो आ नहीं पाए, उनके पिताजी हैं, उनका सम्मान लेने के लिए भैया चल इन्हें कर ले। अम्मी देखियो रूपराम जी नोट मुंसरी से 12th कक्षा में आपके 90% है। राजेंद्र जी सियार चेयरमैन भूमि विकास बैंक अंग। देखियो गरिमा चौधरी डॉक्टर ऑफ श्री आशीष सिहाग लखनवास भादरा से 12th कक्षा में 95% मार्क्स आपके, जोरदार तालियों से। अभी मैं इस सम्मान की घड़ी को एक बार विराम देते हुए श्रीमान इंद्र सिंह जी सियाग, आप मिलान से पधारे हैं, आप अपने विचार रखेंगे। मैं आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। इंद्र सिंह जी। अरे भाई जी आगे तो ना करो। मेरी पोती है जो डेट का एग्जाम दे गई है, वो बारिश की हम क्षमा चाहते हैं, आपने घर की बात है, कोई बात तो नहीं। अभी उधार आपको सम्मानित करेंगे राजीव जी सियार। इस बच्चे की जोरदार ताली। मैं प्रधान बाजी से निवेदन करूंगा कि आप साइना को सम्मानित करें। ओम जी सिहाग अपने भी पहुंचे बोलूवाड़ा से, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साइना दे दिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे पहले बजरंगलाल जी सियार, आप लावा से मालपुरा टोंक से आए हैं। एक बार हौसला आप हैं बजरंगलाल जी सियार, लावा से आए, लावा मालपुरा टोंक में है, टोंक डिस्ट्रिक्ट। अब मैं ओम प्रकाश जी शाखों की ढाणी दोहरी मन्ना बाढ़ में, जोरदार तालियां में। भूराराम जी शाखों की ढाणी बाड़मेर,
जितेंद्र जी शेखों की डाली बाड़मेर, जितेंद्र जी बाड़मेर से आए हैं आप। बाबूलाल जी शेखों की डाली बाड़मेर, ईश्वर राम शेखों की डाली बाड़मेर, भक्ताराम शेखों की डाली बाड़मेर, प्रताप राम जी ओसिया जोधपुर, गजाराम जी कल्याणपुर बालोतरा, ओम प्रकाश जी तो लखनऊ से, मालाराम जी गोपालगढ़ जोधपुर, एक्स आर्मी मैन है आप, इनके हौसले के लिए जोरदार ताली दो पुत्र बचाने। अब विजय जी क्या भिवाड़ी से आए हैं आप। अनिल कुमार जी सियार, मनदीप जी सियार खड़े हो जो भी भिवाड़ी खड़ा नाम ले लाजो में। विजय सियार, भूल कुमार सियार, अनिल कुमार सियार, मनदीप सियार, सारा भिवाड़ी खेड़ा, नरेश सियार। इसके बाद में ढाणी कुतवार से आप आए अजीत सिंह, सज्जन सिंह, कमल सिंह, ढाणी कुतवार से। तो शाम से कपूर सिंह जी, रमेश कुमार, मिट्टी सुरेरा से आप आए हैं सुभाष जी सियार है क्या? पीछे तालीम जाओ बहुत दूर है। ओम प्रकाश जी सियार आप गोलूवाड़ा से आए हैं। ओम प्रकाश जी सियार, रामचंद्र जी सियार आप गोलूवाड़ा से आए हैं। पृथ्वीराज जी सियार आप गोलूवाड़ा से आए हैं। सूरजभान जी गोलूवाड़ा से आए हैं। अमर सिंह जी सियार मुंडा से आए हैं आप। एक बार सरपंच साहब के लिए जोरदार ताली। विकास जी सियार बहुत लगा गया लखनऊ खारी सुरेना। मान सिंह जी सियार खारी सुरेना, जोरदार ताली दो भाई साहब के लिए। नितिन सियार खारी सुरेना, बच्चे के लिए बजाओ भाई। बाड़मेर से आप आए हैं गंगाराम जी सियार। गंगाराम जी सियार आप तारा बाड़मेर से आए हैं। अब मंच पर पहुंचे हैं प्रताप जी सियार, मेरा पिताजी है। बलजीत सिंह जी सियार भवानी खेड़ा कुंगड़ गांव से आए भाई हैं। बलजीत जी सियार, रूढ़ीराम जी सियार कुंगड़ गांव से आए हैं। जसवंत जी सियार कुंगड़ गांव से आए हैं। जा पानी पड़ गया। बलवान जी सियार दहियाड़ भट्टूकला से आए हैं। जोरदार ताली। शंकर जोतराम जी सियार हिसार से आए हैं। करमवीर संतूराम कुंगड़ से आए हैं आप। चरण सिंह संतूराम गोकड़िया हिसार। हंसराज जी सियार विरामगढ़ से अपने बीच पहुंचे हैं। पालाराम जी सियार गंदेली से अपने बीच पहुंचे हैं।
चंद्रमान जी सियाग 10 वाली राउत सर, रामनिवास जी सियाग 34 RW राउत सर, सुरेंद्र जी सियाग 10 वाली, अनिल जी सियाग ढाणी कतवार तोसाम, टेकचंद जी सियाग शिवानी बोलान। अब आगे जी का नाम लियो मैं सारा शिवानी बोलान का लगातार। टेकचंद जी सियाग, राजकुमार जी सियाग एक्स सरपंच, गजय सिंह जी प्रधान, मास्टर जगदीश सिंह जी, रामबेर, ओम प्रकाश सियाग शिवानी बोलान, विकास स्वरूप सिंह मास्टर शिवानी बोलान, सत्यनारायण सियाग शिवानी बोलान, बलविंदर सिंह जी, ईश्वर सिंह सियाग शिवानी बोलान, सतीश सियाग, सनोप श्री, जुक्तिराम सियाग शिवानी बोलान, राजपाल सियाग, सनोप श्री राम कुमार सियाग शिवानी बोलान, पदन सिंह, सनोप श्री रण सिंह शिवानी बोलान, महासिंह सियाग, सनोप श्री काशीराम सियाग शिवानी बोलान। अब पन्नी वाले जटान से रामनारायण जी सियाग, रामनारायण सनोप राम प्रताप सियाग, रामनारायण सनोप गोपालाराम सियाग, प्रेम जी सियाग सरपंच, विनोद जी सियाग, विनोद जी सियाग, सत्यनारायण सियाग आप पन्नेवाड़ी से आए हैं, राम प्रताप जी आप दसरा सर बीकानेर से आए हैं, बैराराम जी नागौर से आए हैं, जोरदार तालियां। प्रकाश जी सियाग जायल से आए, जायल नागौर, रमेश सियाग, प्रकाश जी साहब कितने बैठे अभी? हाँ ठीक ठीक। 17-21 गाड़ी के नंबर जिन भाई के हैं, 17-21 गाड़ी नंबर वो गाड़ी हटवानी है। अभी आपत्तिजनक जगह पे खड़ी है वो ये भगवानाराम जी नागौर, फौजी सुरेंद्र सियाग सिसाए, फौजी सुरेंद्र सियाग सिसाए, एबतपुर जींद से आए भाई दलेल सियाग, करसण सियाग और विकास सियाग। इनके अलावा जिनकी एंट्री नहीं हुई है वो इस रजिस्टर में एंट्री करें, अपना नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, जिला। अब मैं आप जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप किसानों की मांग आप पुरजोर तरीके से उठाते हैं, भादरा तक भी आपकी कई मामलों में पहुंच रही है। मैंने आपको देखा है, सुना है, आपको इस लेवल पे आपने पहुंचाया है। बड़ी सम्मान की बात है किसानी कौम के लिए। आप आए और अपने विचार अपने भाईचारे के लिए रखें। सबसे पहले सभी मेरे शाख भाइयों को हाथ जोड़ करके राम राम। सभी साथियों का मंच पर बैठे, मैं लंबा चौड़ा नाम दूंगा तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। इस शाख सम्मेलन की शुरुआत, पहली शुरुआत जो थी वो हमने एक बहुत छोटी सी यात्रा से शुरू की। रवि जी चौटाला शाख, उनके पास हम गए और इस सम्मेलन के बारे में बात हुई कि शाखों का भी सम्मेलन होना चाहिए, हमारा भी कोई शाख संगठन होना चाहिए। साथियों भाइयों, उस सम्मेलन, पहला सम्मेलन सरसा में हुआ। और सरसा में क्यों हुआ पहला सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। सरसा वो जगह है जहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी शाख, जो हमारे शाख परिवार के सबसे बड़े नेता बने,
और वो उप प्रधानमंत्री की पदवी तक पहुंचे, तो उनकी जन्मस्थली और उनके डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना हमने शुभ माना। तो साथियों, वो एक छोटे से गांव से उठ करके चले और इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा मान सम्मान उनको मिला, उससे पूरे समाज का सर ऊंचा है, पूरे देश का सर ऊंचा है, पूरे खेती कड़बा करने वाले सभी भाइयों का सर ऊंचा है। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी ने हमेशा गरीब तबके की, किसान की, मजदूर की आवाज को उठाया और उठाते उनका परिवार अब भी आगे भी उठाता है। साथियों, भाइयों, ये सम्मेलन जो है, इसी बात के लिए यहाँ जिन लोगों ने इसका आयोजन किया, जो लोग यहाँ आए, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी साथी इस पर विचार से बताएं कि इस संगठन को, इस हमारे भाईचारे को हम आगे किस प्रकार से बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी कुरीतियां अब जो हमारे समाज में जो आ रही है साथियों, अब हमारे देखो, जिसने शिक्षा का दूध पिया है वो हमेशा दहाड़ा है। शिक्षा वो एक माध्यम है जो आपको तरक्की की ओर लेकर के जाता है। अब हमारे समाज में पूरे एरिए में नशे जो है, नशा जो है, बड़ा कसूदा नशा आ गया, और वो बच्चे अगर किसी के लग गए तो वो मानो पूरा घर ही उजड़ गया। तो नशे की ओर हमें पूरे समाज को जितने भी यहाँ मेरे भाई बैठे हैं उनको, दूसरों को इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आज जो सम्मानित किए गए बच्चे जो पढ़ाई में अव्वल रहे उनके बारे में, और जितने भी प्रोग्राम में आए सबका भी धन्यवाद है। साथियों, अच्छा प्रोग्राम है। हम तो यही चाहते हैं कि सारे साथी अपने जो विचार हैं, चलाओ भाई, क्या तो चला दो, क्या बंद कर दो, फिर एक बार सच हुआ काम है, बोल जाएंगे तो चलो ठीक है। सभी साथी जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। एक पुरानी हमारी कहावत है कि बारात में सबसे ज्यादा जो है ना, शानी आदमी, एक आदमी शाना लेकर के जाते हैं, बुजुर्ग को लेकर के जाते हैं, ब्याह में जाते हैं तब, क्योंकि बुजुर्ग की सलाह जो है वो बहुत बड़ी सलाह होती है। तो हम तो आपके बच्चे हैं, आपसे सलाह मांगने आए हैं कि किस प्रकार से इस जागृति को आगे बढ़ाया जाए और जागृति की पूरे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम जानते हैं किसानी से जुड़े आप भी सारे साथी जुड़े। हम जानते हैं कि फलानी खाप ने समर्थन दिया किसानों को, फलानी खाप ने समर्थन दिया किसानों को, फलानी खाप ने समर्थन दिया किसानों को। तो हमें महसूस हुआ कि शायदों का कोई खाप नहीं पड़ी, शायदों का समर्थन नहीं आया। ये मेरे मन में थोड़ी शंका थी, मैं मन में सोच रहा था यार हमारा तो कोई बोला ही नहीं, कि बोले कौन भी, हमारी बड़ी भी नहीं थी खाप। तो ये दिमाग में एक बात बढ़ गई, और वो बात ने इतना बड़ा आपका भाईचारा आज हम सबसे मिले, बड़ा अच्छा लगा है। परिवार में बैठता है आदमी बड़ा खुश होता है। तो ये पहल से ये किसान समाज को, शायद परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप आए, आप सब आए। आपका बहुत दूर से टोक से साथी एक बच्चा आया था जिसको आपने सम्मानित किया, उसके लिए हमें किस प्रकार का, एक साथी कह रहा था, अभी सुझाव आया था कि हमें हमारे शायद परिवार की कोई बच्चियां अगर पढ़ना चाहे तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। कोई शायद परिवार ऐसा है जो कमजोर है, किसी बीमारी से घिर गया, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। बड़ा अच्छा सुझाव था, होना भी चाहिए।
तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई अभी तक हमने कोई चंदा वगैरह तो मांगा नहीं, किसी से कोई इकट्ठा पैसा नहीं किया कभी। और जब पैसा इकट्ठा करने की बात आती है तो वहाँ कुछ और बातें भी जुड़ जाती हैं। साथियों, खाना खा करके जाओ मत भाई, ये कोई जलसा नहीं है। हम तो रहें ना रहें इस दुनिया में, लेकिन आने वाला समाज आपको याद करेगा कि हमारे साथी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये फला चीज बनाई थी। ये मेरे को याद है, थोड़ा सा मैंने सुना था, नौर के अंदर एक धर्मशाला जाट धर्मशाला को लेकर के हुआ और जाटों ने रात को वो धर्मशाला खड़ी कर दी। हम ऐसी हिम्मत भी रखते, तो संगठित रहोगे तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर हम जाएंगे। तो साथियों, मैं तो यही विचार आपसे पूछने के लिए, कई साथी ये कहते हैं कि यार मैं तो बोल नहीं जानता, मैं तो बोलूंगा कैसे, माइक के अंदर बोलूंगा। नहीं भाई, मेरे माइक भी सुझाव तो आप दे सकते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ, वकील साथी जयपुर से आए, उन्होंने सुझाव दिया। मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने नंबर भी फ्लैश करें, सारे साथी जिन्होंने बोले। फौजी साथी रिटायरमेंट होकर के हमारे बीच में आए पहली बार, उन्होंने होने के बाद मैं अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है सबके लिए। साथियों, कोई बात हेलो, बोलने के लिए हेलो, मैं चलो अब सारी बातें क्या करे भाई, इसका कौन सा जो 19 मेंबरी कमेटी बनी, 21 मेंबरी कमेटी बनी, पहले जो सरसा में बनी, शुरुआती जो कमेटी बनी, उस कमेटी का और विस्तार करना है, उस कमेटी में और मेंबर जोड़ने हैं। और आगे जो प्रोग्राम है, आज हिसार के नज़दीक के साथी भी बैठे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि एक हिसार के नज़दीक ये प्रोग्राम शाखों का और हो, ताकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा शाखाई हैं। तो मेरा तो ये विचार था कि हिसार के आसपास का या कोई भी कहीं का है तो वो साथी भी आगे का प्रोग्राम बताइए। एक मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आज की मीटिंग में हमें कोई राष्ट्रीय अपना एक शाग खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमें बना ही देना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके पूछ रहा हूँ भाई, घर तो तब चलेगा ना जब घर के जिम्मेवार होगा। देखो, गृहस्थी में भी घर का जिम्मेवार होता है तब घर चलता है, थोड़ी दिशा देने वाला तो हो। ठीक है, बहुत बड़ा पद है और उसमें काम भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि हमें कोई राष्ट्रीय प्रधान तो हमें बढ़ा ही देना चाहिए। और उसके बाद फिर राज्य के जितने भी प्रधान होंगे और बड़ी बात होगी तो वो होगी आपके सुझाव के लिए। मैं आपसे यही सुझाव देने के लिए मैं खड़ा हुआ था। बोलने को तो मैं सारा दिन बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बोलने की बात नहीं, समझने की बात ज़्यादा है, समझने की बात ज़्यादा है। आज क्या है, हम ये सोच रहे भाई साहब, एक मिनट, हम ये सोच रहे थे कि हम समाज में फजूल खर्ची कम करेंगे, ये हमारी सोच थी और है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब एक अंगूठी रिक्शेवनी बोलते हैं उसको, भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को पूरा अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो अब एक नया रिवाज और हो गया अंगूठी पहनाने का, उसमें बहुत बड़ा खर्चा लगता है, उसको भी हमें खर्चे पर भी कंट्रोल करना। एक मेरा सुझाव ये था, मैं अपना सुझाव दिया भाई, फेरे हो गई तो फिर बरमाला क्यों, अगर बरमाला है तो फिर फेरे क्यों भाई। इसमें एक बात करो, हमारी बच्ची का शादी है,
हमारी बच्ची की शादी है, स्टेज लगे, स्टेज पर बच्ची आएगी, एक तरफ दूल्हा बैठेगा, एक तरफ हमारी बच्ची बैठेगी, आगे नाचने वाले नाचेंगे, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है, क्या चल रहा है। बेचारी लड़की 5 घंटे नीचे डाल करके बैठी रहती है। बड़ा मेरे को देखने में बड़ा जो है, मेरे को तो आपको भी लगता होगा। ये मतलब ऐसी जो है ना हमारी गरीबियत जो है उनको हमें सोचना चाहिए, ये बात बड़ी सोचने वाली बात है। और छोटे को मोबाइल भी ना दें, मोबाइल की जिद बच्चे बड़े करते हैं। और जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि बच्चे के पास वो घर आए तब इसके मोबाइल में किसका फोन आया, क्या आया, ऐसी चीज़ें में रखनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत लंबी बात है साथियों, आपने मेरी बात को सुना और आज भादरा में आकर के बड़े खुश हुए, सारे परिवारों से मिले हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार, एक साथी कह रहा था शाखों की छोटी है, भाई शाखों की छोटी नहीं है, शाखों की संख्या बहुत है, लेकिन संगठन होने में थोड़ा सा देर लगती है। तो कोई बात नहीं, आगे चले, धीरे धीरे रास्ता तो मिल ही जाता है, आदमी चलता है तो धीरे धीरे चलता है। तो इसीलिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सारे आप आए आपका भी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत राम राम, जय हिंद, जय जवान। स्वर्गीय चौधरी देवलाल अमर रहे, स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी अमर रहे, स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी अमर रहे। जय जवान, जय किसान। सिंहाग एकता, सिंहाग एकता। 3 चैनल है प्रदेश। मेरा आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन है, मैं भाषण बाद में करूंगा, पहले आपसे अपील कर रहा हूं। जिस कौम के अंदर धैर्य, संयम और अनुशासन नहीं होता है वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप यहाँ इस पारिवारिक समागम में स्नेह के साथ मिलने के लिए आए हैं, नहीं कि अपनी भूख को शांत करने के लिए। भूख तो आप अपने घर में भी शांत कर सकते थे। कितनी संख्या में कहां से देश प्रदेश के कोनों से चल के आप आए हो, आपस में हमारे विचार शेयर करने के लिए, हमारी कौम का विकास करने के लिए। हम किस मंत्र के लिए यहाँ आए हैं? हमारी विचारधाराओं में शामिल नहीं है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई किधर घूम रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि सारे के सारे जो बाहर जो लोग हैं, हमारे जो संचालक मंडल, भाई देशकर्ण से निवेदन करूंगा कि आपकी जो संचालक मंडल की टीम है उससे ये कहें कि जो लोग हमारे बाहर खड़े हैं वो सारे के सारे अंदर आ जाएं। क्या पता है समागम से क्या विचार निकल के आ जाए और वो व्यक्ति उससे वंचित रह जाए। सबको बुलाइए अंदर। सिंहाग गोत्र के राजा चोखा सिंह को नमन करता हूं मैं, जो राजतांत्रिक गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के महान जननायक किसान कौम का सरताज चौधरी देवीलाल जी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय मेरे सिंहाग परिवार के सदस्यों, आदरणीय चौटाला जी, अर्जुन जी, भाई रवि भाई साहब, हमारे प्रधान धर्मपाल जी, सियाग साहब, पल्लू, अमर सिंह जी सरपंच साहब, धनपत जी सरपंच साहब, गिरधारी जी सिंहाग जो चूरू से आए हैं, सातों गांव के हैं, जो 1981 में लोहिया महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, 2 बार जिला परिषद के मेंबर रहे, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी रहे, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं, ऐसे बुजुर्ग गण हैं। कोई कहां भी बैठा हो, जब परिवार का मंच होता है, परिवार के लोग बैठते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। बाड़मेर से जो लोग चल के आए, टोंक से चल के आए, पंजाब से चल के आए, हम तो बीच के सेंटर पॉइंट में रहते हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके मन के कोने में कहीं न कहीं अपनी कौम के प्रति, अपनी जाति के प्रति प्रेम और लगाव और स्नेह है, जो यहां प्रदर्शित हो रहा है। सिंहाग गोत्र की पृष्ठभूमि, इस प्रदेश को जंगल प्रदेश कहा करते थे। सिंहागों की उत्पत्ति मूलतः राजस्थान,
सुही और पल्लू, जिसको कोट किलूर भी कहते थे, ये उनका मुख्य उत्पत्ति स्थल है। हाँ, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों के अंदर हमारी कौम भी, और व्यापारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। राजस्थान के दूर दराज के बॉर्डर के भाग पाकिस्तान के नजदीक के गांव हैं, जहां के लड़कों से मेरी बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से होती रहती है। बहुत दूर तक हमारा कौम फैला हुआ है। यहां ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार हमारे राजा चोखा सिंह मूल थे जनक राव, धर्मराव, दो नाम थे उनके, जनक राव और धर्मराव, ये मूल थे। इनके ये जो देशवाल, दलाल, मान, सुहाग, ये उनके पुत्र हुआ करते थे। इनका आपस में हमारा भाईचारा है, खेतलानों से भी भाईचारा है। तत्कालीन समय में सिहाग गणराज्य के अंदर 150 गांव हुआ करते थे। सामंतीय व्यवस्था के अंदर बीकानेर के अंदर जब ये 7 गणराज्य जाटों के थे, इनमें आपस में फूट और समन्वय का अभाव रहा, तो उस समय भिकाजी राठौड़ ने हमारा उनसे युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर जाटों की 7 पट्टियां हार गई और उनका साम्राज्य यहां स्थापित हो गया। पहले गणराज्य व्यवस्था में ये 7 पट्टियां हुआ करती थी, लेकिन सिहागों ने सामंती व्यवस्था का लंबे समय तक मुकाबला किया। बीकानेर के राठौड़ों से लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी। अंत में उन्होंने राजीनामे का प्रस्ताव देकर के सिहागों को भोजन पे बुलाया और भोजन स्थल के नीचे बारूद बिछा करके उनको वहां बैठाया और फिर विस्फोट किया। हमारे बहुत सारे भाई सरदार मारे गए थे उसमें। हम इतने ही नहीं थे, बहुत थे। हमें इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे जो बच्चे, हमारी जो प्रतिमाएं यहाँ आई हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। साथियों, हमें सामाजिक एकता अति आवश्यक है। हम गांव के अंदर रहते हैं, हमारे गांवों के अंदर हमारा जो भाईचारा है, उसको इस समय की जो पंचायती राज व्यवस्थाएं, जो सरपंची और प्रधानी है, उनके जो पाड़े हैं, उन पाड़ों में हमारा आपस में समन्वय, हमारी एकता को खोया है। इसको हमें मजबूती से रखना पड़ेगा। हमारे युवा साथी किस क्षेत्र में जा रहे हैं? आज देश जिस वर्तमान अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है, देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है, विश्व में हमारी क्या हालात, किसान की क्या हालात, हमें युवाओं को संस्कार देना होगा। युवा शक्ति ही क्रांति और परिवर्तन ला सकती है। हमारे समाज के अंदर सामाजिक शिविर, चिंतन शिविर आयोजित होने चाहिए। मंच पे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सेना में जब तक कमांडर का आदेश नहीं होगा और कमांडर नहीं होगा, तो अनुशासनहीन सेना तितर बितर फिरती रहेगी और वो कभी युद्ध नहीं जीत सकती। आप सारे लोग बैठे हो, सरसा से लेकर आज भागना तक का सफर आपने पूरा किया है, लेकिन आप अभी तक 21 व्यक्तियों की कार्यकारिणी बनाई, लेकिन कमांडर आपने आज तक नहीं चुना। मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, और मेरा भी आपसे निवेदन है कि हमारा एक मुखिया होना चाहिए, और उस मुखिया के साथ साथ जो सब मुखिया हैं, जैसे हरियाणा में उस जिले का कौन होगा, राजस्थान में कौन होगा, संगठन का विस्तार नीचे के स्तर पर होगा, तब जाकर के अब कौन इस अंदर कहां बैठा है, कोई प्रधान भी बैठा होगा, कोई सरपंच भी बैठा होगा। हमारे संचालक मंडल को 11 सदस्य संचालक मंडल होना चाहिए। उसमें जिस एरिया के लोग यहाँ सम्मेलन में आते हैं, वहां के प्रतिनिधि इस बात को बताएं कि फला लोग आए हैं, उनका नाम लेके उनको पुकारा जाए। तो एक संचालन का स्तर भी हमें सुधारना होगा। महिला शक्ति, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, हमारी बहन बेटियां जो हमारे विकास का, हमारे आधार का, हमारे संस्कार का पर्याय है, हमें उनको आगे लाना चाहिए। आगे जो भी सम्मेलन आयोजित हो, उसमें निश्चित रूप से हम गाड़ी से घर से यहाँ तक आते हैं, तो बहन बेटियां भी साथ में वो भी समझे कि समाज और हमारी कौम क्या होती है, उनका भी समन्वय और स्नेह होना चाहिए। इसमें एक बीकानेर का साथी का मेरे पास रात को फोन आया, हमारे समाज के अंदर आजकल अशिक्षा मान लो, कुछ भर्तियां मान लो, कुछ मानसिकता मान लो, उसके चलते लड़कियां इधर उधर पलायन कर रहे हैं। इस व्यवस्था पे हमें विचार करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। प्रधान जी,
आप सभी को एक, आप उम्र के उस दौर से निकल चुके हैं, हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जो हमारे गांवों के अंदर सामाजिक संस्कार का शिविर आयोजित करे। लड़के और लड़कियों को दिशा किस ओर जाना चाहिए बताएं। दिशाहीन समाज हो रहा है, कैसे पार पड़ेगी? एक समिति का गठन होना चाहिए, हमारे समाज की एक ऐसी समिति का गठन होना चाहिए और हमें निर्णय लेना चाहिए कि एक व्यक्ति, एक परिवार उस समिति के अंदर 100 रुपए महीने का जमा करेगा। कितने लोग हैं, कितने रुपए जमा हो सकते हैं? बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो सकती है। उस राशि का 5 या 10 आदमी की कमेटी हो, वो समाज हित के अंदर, चाहे कमजोर परिवार हो, बीमार परिवार हो, जो आर्थिक अभाव से दबी हुई प्रतिभा हो, उनका विकास हो सके, उसके काम आ सके। आपको पता है, मैं बीकानेर जाता हूं, जहां ट्रेन आती है पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर, हनुमानगढ़ से, उसको कैंसर ट्रेन के नाम से बोलते हैं। हम जाते हैं, वहां बहुत से लोगों का इलाज करवाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल और शंकर जाखड़ से बातचीत होती रहती है। तो ऐसे परिवार हमारे समाज के जो कमजोर हैं, इलाज के अभाव में मर जाते हैं, तभी भी प्रतिभाएं आर्थिक अभाव से दब जाती हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे कौन का भला तब होगा जब ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें। आपने सम्मेलन बुलाया, उसका औचित्य होना चाहिए। आगे भाषण दे दिए और यहां से चले गए। यहां आने का सार क्या हुआ, क्या हमने प्राप्त किया और भविष्य में हम क्या करने वाले, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तब जाकर के ये सम्मेलन होना साकार होता है। हमारी व्यवस्थाएं सम्मेलन के अंदर जब हम करते हैं, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया जाना चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था का संचालन सही तरीके से होता है। तो साथियों और अग्रज पंक्ति के आप जो लोग बैठे हो मेरे परिवार के, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि स्थान, जिस सम्मेलन का स्थान हो वो पर्याप्त रूप से हो, पर्याप्त जिम्मेदारियां हो, संचालन अच्छा हो, तब जाकर के उस सम्मेलन का औचित्य सफल हो पाता है। आप आए हो, आप किन किन बिंदुओं पे आप यहां निर्णय करने के लिए पहुंचे हो, आपका औचित्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इसको आप सारे बताएं और कोई बात तय करके जाएं, तभी हमारा सम्मेलन सार्थक होगा। मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, इन बुराइयों को भी दूर करो, नशे की प्रवृत्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करो जहां तक हो सके। आप सभी आए, देश के कोने कोने से जो सिहाग परिवार आए, मेरा खून आया है, उसको मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रामरतन सिहाग है। मैं 2005 से 15 तक ग्राम पंचायत मौलीसर बड़ा तहसील जिला चूरू का सरपंच रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने किसान नेता चौधरी कुमार हमारी की चूरू के अंदर प्रतिमा लगाई है जिला मुख्यालय पर। तो हमें भी हमारे समाज के महापुरुष की, हमारे राजा चोखा सिंह की या हमारे जननायक देवीलाल जी की कहीं बड़ी प्रतिमा लगानी चाहिए। कोई हमारा स्थान तय होना चाहिए, कोई राजधानी जैसे होती थी ना पहले, वैसे कोई स्थान तय होना चाहिए कि वहां साल के अंदर में एक बार बैठ करके हमारे समाज की मीटिंग कर सके, हमारे परिवार के लोग एक दिन तय हो, वहां सब इकट्ठे हों, आपस में सुख दुख की बात करें, भाईचारे की बात करें, अच्छी भली बात करें। इसलिए मेरा यह सुझाव आपसे है और इसका निर्णय करके आप जाएं। आप सभी ने समय निकाला, मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री तेजाजी। सिहाग एकता, सिहाग एकता। नरेश सिहाग एडवोकेट मोहन भिवानी। सियाकोत्तर के मेरे दादा तुल्य, दादाजी, चाचा, ताऊ, मेरे बेटे भी आए हैं, भतीजे भी आए हैं, सभी को नमस्ते। ये जो सियाकोत्तर परिवार ने आज सम्मान समारोह रखा है प्रतिभाओं का मिलन का, इसके लिए मैं पूरे भादरा के जितने भी सियाग भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ और एक अनुरोध भी करता हूँ सभी सियाग भाइयों से कि ये ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह पूरे भारतवर्ष में
चलते रहने चाहिए, क्योंकि अधिकतर गोत्र के जो जातियों के लोग हैं अपनी अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं भी मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम से एक ट्रस्ट चलाता हूँ। तो सिहाग गोत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए हम सिहाग गौरव सम्मान ये मेमेंटो बनवा के लाए हैं, यहाँ दे भी रहे हैं। और मेरा आयोजन समिति से अनुरोध है कि जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं उन सभी को ये सम्मानित करके यहाँ से विदा करें। ऐसे कार्यक्रम खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि अब मैं बीच की उम्र का हूँ, मेरे से बुजुर्ग है तो केवल राय मशवरा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हम काम कर सकते हैं। जो मेरे से पीछे की पीढ़ी के लोग हैं वो ज़्यादा संघर्ष कर सकते हैं, ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, तो उनको गाइडलाइन करें। हमारे बुजुर्ग जो हमारे समाज में या हमारे गोत्र में विकृतियाँ हैं उनको दूर करें। जैसे अंबेडकर जी ने कहा था भी शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसी प्रकार से हमारा भी नारा है कि एकता हमारी पहचान, संस्कार हमारी शान। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना जरूरी है, क्योंकि संस्कार विहीन व्यक्ति, जिस प्रकार से कहते हैं ना विद्या विहीन जो मनुष्य होता है पशु समान है, तो उसी प्रकार से शिक्षित भी है और संस्कार नहीं है तो भी पशु समान है। तो संस्कारों पर भी हमें फोकस रखना चाहिए, हमें अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और बिश्नोई समाज का मैं देखता हूँ कि संस्कार शिविर लगते हैं उनके छुट्टियों में, और काफ़ी टीचर लोग हैं यहाँ छुट्टियों में जैसे इनके कैंप लगते हैं, समर कैंप। तो कोशिश रही है कि सिहाग गोत्र के जो मेरे भाई बहन हैं ऐसी भी कोई योजना बनाएं कि जहाँ हफ्ते 10 दिन के संस्कार शिविर लगाएं, जिसमें युवा बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो अपने व्याख्यान के माध्यम से चरित्र निर्माण के इस विषय में भी थोड़ा ध्यान रखें। और मैं ज़्यादा समय न लगते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रतिभाओं को ऐसे ही सम्मानित करते रहें। हमारे अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मधुमक्खी पालन में पद्मश्री जो पहला सम्मान है वो R.C. सिहाग जी को मिला पूरे भारत में। अपने बिहार यूनिवर्सिटी के थे, सेना के सबसे बड़े प्रमुख दलवीर सिहाग जी रहे हैं और राजनेता तो हमारे बहुत से ही है। तो हमारे अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों। सम्मानित मंच, अति सम्मानित ममता सिंह, पदाधिकारी या परिवार के मेंबर, रवि चौटाला, भाई अर्जुन धर्मपाल, बाड़मेर से पधारे हुए, नागौर से पधारे हुए, चार परिवार के सभी भाई, मैं कहता हूं कि अपने परिवार में बैठ के जिस तरह का आनंद, सुख, मजा या जो चीज़ आती है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम आपके साथ आमने सामने बैठ के बागो बाग कह लें, गद गद कह लें, गार्डन गार्डन कह लें, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कोई विचार विमर्श करने के लिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई, पर अब जैसे पहले से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आप भीड़ इकट्ठी होना, एक आप ट्रैफिक जाम कर दो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उस भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इधर उधर घूमते रहे, हम विचार विमर्श करने के लिए परिवार को आगे कैसे बढ़ाए हैं, इसके लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें लक्ष्य की ओर पर विचार विमर्श करना चाहिए। न कि कोई खाना खाए, कोई चाय पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई बाहर गलियों में घूम रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य खत्म हो गया। तो मैं सबसे जो बात घूम रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग आएं और आपस में बैठ के विचार सुने या विचार साझा करें। सबसे पहले तो मैं भादरा की इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम रखने के साथ साथ मेन बिंदु जो है कि आज शिक्षा है और शिक्षा के अंदर जो लोग अग्रणी हैं उन बच्चों को सम्मानित करने का या सर्विस में जो लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। एशिया ने
हिस्सा लिया था। हमारी जाट कौम और क्या गोत्र हजारों सालों से, जब शायद ये सामंती व्यवस्था भी नहीं थी, उस समय से हमारी एक होते हैं, हमारी ये जातियां हैं। हम इतनी मतलब अब ये 500-400 साल की बात नहीं, 500 साल पहले तो आपस में राज के लिए झगड़ा करने वाले लोग थे। अभी मेरे से पूर्व इन्होंने बताया कि पट्टियां जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के बीच में 7 जाटों की पट्टियां थी। और सामंती व्यवस्था जो शुरू हुई उससे पहले पट्टियां जो थी, उन पट्टियों के मालिक, ये एक हमारी गलतियां रही या ना समझी रही कि जिस तरह से वो राजे रजवाड़ों ने अपना इतिहास लिखाया, उस तरह से अपना हमें इतिहास नहीं छपा सके, उसकी हमें मलाल रही। उस समय महाभारत से लेके अब तक हमारा प्रभुत्व रहा है। और मैं कहता हूँ आज चौधरी देवलाल राजनीतिक रूप से देश की लास्ट 2 सीट तक गए और उसको त्यागने तक का काम किया है। आज अगर मिलिट्री की बात करें, जगजीत सिंह सैन आज भी फौज के सरगर्म रहे। अब खेल की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग आज भी खेल के मामले में देश की अगुवाई करने वाले लोगों में बैठे हैं। इसी तरह से मेरे से पूर्ववक्ता ने बताया कि मधुमक्खी पालन में दुनिया के सबसे पहला वैज्ञानिक मधुमक्खी है जो प्रकृति से अमृत पैदा करती है। उसके पालन पोषण का भी जो है वो हम सबसे पहले हमारी कौम के किसी ने राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार लिए, तो ये बड़ी बहुत बड़े मायने की बात है। भारत में नहीं, एशिया में या तो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी, या तो हम रामचंद्र और या कृष्ण, हमारे दोनों जो भाग्य में है, हम उन्हीं के में से उनके वंशज हैं। जातियां गोत्र कैसे बनी, जाटों की गोत्र के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं। हूणों से हम आए हैं, आर्यों से हम आए हैं। राजपूतों की मैं जहाँ तक कहता हूँ, राजपूतों कोई हमारे से इतिहास के रूप में हमारे से पुरानी जाति नहीं है। जब सामंती व्यवस्था ही उससे पहले, सामंती व्यवस्था जो है राजपूत तो जो है उसके बाद की बात है, उससे पहले तो हमारे शासन थे। ये गलती जरूर रही कि उस इतिहास को हम छपवा नहीं सकते। अब हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, अक तो कौन किया क्या ढसा मुझ कोई प्रतिक्रिया को नहीं खड़ा हो गया। 2 ही तरीका हुआ है, या तो अगर या बात में दम है, कान मान रखे। तो मेरे कहने का भाव, मेरे कहने का आशय कि हमारा उद्देश्य आगे क्या होना चाहिए, युग को देख के, टाइम को देख के चलना चाहिए। आज युग जो है विज्ञान का है और हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आगे बढ़ने का तरीका, समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से हटके वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के पढ़ाई लिखाई और ये चीज करनी चाहिए। सिख लगभग जाटों में से गए, बिश्नोई लगभग जाटों में से 90%, मुसलमान हमारे भारत के और पाकिस्तान और एशिया के मुसलमान 70 से 80% जाट है। क्योंकि इनका तो इतिहास ही किसी का 1300 साल का है, किसी को 1200 साल का है, किसी का ईसाइयों का 2000 साल का है, सिखों का 600 साल का है, बिश्नोइयों का 600 साल का है। तो जो दूसरी जो पंथ या कम्युनिटी जो धर्म कह लो उसको, वो जो पनपे हैं वो सिर्फ 2000 साल का है और हमारा इतिहास हजारों सालों का। तो सारी कम्युनिटी में एक किसान तबका, विशेष रूप से जाट, आपको कुछ किस्से बताए जाए। यूपी से हमारे मंत्री रहे थे यशुपाल जी, क्या थे, कृष्ण जी का प्रकाश हुआ था, सोमपाल सिंह जी इराक गए थे, तब सद्दाम हुसैन जिंदा था। तो जब मीटिंग हो गई और मीटिंग होने के बाद जब होटल में रुकने के लिए चले तो सोमपाल सिंह जी को सद्दाम हुसैन ने कहा कि भैया आप होटल में नहीं रुके। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात, और सारा प्रतिनिधि मंडल
जब होटल में रुकेगा तो मैं क्यों नहीं रुकूंगा? तो उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे मेल में रुकेगा। उसने कहा कि हम काकेरे जाट है। और हरियाणा के एक बहुत बड़ा इतिहासकार जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी है, वो रामचंद्र को काकेरा जाट बताता है, हनुमान जी को बांदर जाट बताता है। तो हमारा इतिहास ये अब के जो 100, 200, 500 साल के जो चीजें हैं इनमें से नहीं है। हमारा इतिहास जितना हम जानते उससे बहुत आगे दुनिया के अठे कोई टाबर टूबर भी यहाँ बैठे लोग। जर्मनी का हिटलर, हालांकि वो अच्छी विचारधारा नहीं थी, मैं उस विचारधारा का पक्षधर नहीं, मगर वो अपने आप को आर्य मानता था। और हमें विशेष तौर से ज्यादातर जाटों को ज्यादातर विद्वान, ज्यादातर इतिहासकार, ज्यादातर लोग आर्यों के वंशज मानते हैं। हमारा डीएनए में बहुत मिलता होता है, तो हमारा भविष्य भी जिन लोगों का डीएनए मजबूत हो, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, स्वास्थ्य दृष्टि से मजबूत हो, उनका भविष्य भी बड़ा उज्जवल होता है। तो हमें भविष्य के बारे में, लेकिन आज जो भौतिक सुख सुविधाओं का युग आ गया है, इस भौतिक सुख सुविधाओं के युग में पार्शलिटी, होशियारी, चालाकी आज भी वैसे हमेशा से ही है। राजनीति करने वाले लोग पोलराइजेशन करने का तरीका अपनाते हैं। आज हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, सिख के, ईसाई के आपस में वोट का तरीका अपनाते हैं। इसी तरह से जातियों पर भी बात आखड़ी हुई। कहीं दुनिया में बहुत सी तरह से है जहाँ रंग भेद की नीति चलती है, कहीं क्षेत्र की नीति चलती है। इसमें हम दूसरे जो हमारे परिवार जाट कम्युनिटी के, उसके साथ कहीं पोलराइजेशन, उनके हम कोई प्रतिद्वंदी इस तरह के खड़े ना हो जाए कि इसका प्रयोग कोई अलग तरीके से, अनर्गल तरीके से कर ले। इसकी ध्यान रखते हुए आगे का संगठन बनाने की जहाँ तक बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम जब तक पाकिस्तान के बॉर्डर तक आपसी सम्मेलन ना कर ले, यूपी में हमें सम्मेलन ना कर ले, मध्य प्रदेश में हमारे गोत्र के लोग हैं वहाँ तक हम सम्मेलन ना कर लें, हिमाचल में हमारे सम्मेलन, और जब तक इस तरह के लोगों का इसी तरह का जैसे भादरा में रखा है, इसी तरह का प्रोग्राम अगर हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कोई ट्रस्ट घोषित करें, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली जैसी जगह में हम एक बार इकट्ठे होके सब जगह पहले एक बार सम्मेलन हो जाए, जानकारियाँ बढ़ जाए, और दिल्ली जैसी जगह में इकट्ठे होके देश के लिए हमारे गोत्र का एक ट्रस्ट बनाएं, और उस ट्रस्ट में जो विचार आए, खेल के प्रति किसी का विचार है, एक आदमी का धर्म के प्रति विचार है, एक आदमी का शिक्षा के प्रति विचार है, तो हमें उन चीजों को समाहित करते हुए, लेकिन हमें दूसरी जाति उनका हमें प्रतिद्वंदी बना के पोलराइजेशन करके दुरुपयोग ना हो जाए, इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। प्रतिद्वंदी बन के उनका दुश्मन नहीं बनना है, हमें सबका दोस्त बनना है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारा ये 5वां राष्ट्रीय सिहाग सम्मेलन होने जा रहा है। इस सिहाग सम्मेलन के बहुत बड़े बड़े उद्देश्य आपने सुने हैं। शायद वो सारे उद्देश्य पूरे हों या न हो, लेकिन उसके ऊपर अमल करना, उनका अनुसरण करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम सिहाग गोत्र की बात करें तो सिहाग गोत्र की शुरुआत यानी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो असिहाग शब्द था। असिहाग शब्द कैसे बना और इसका तात्पर्य क्या है? असी और हाग दो शब्दों से मिलकर के असिहाग शब्द बना है। असी का अर्थ होता है तलवार और हाग का अर्थ होता है धारण करने वाला। यानी कुल मिलाकर के अर्थ क्या हुआ है कि तलवार को धारण करने वाला योद्धा सिहाग है।
ये हमारा इतिहास है। ये ऐतिहासिक तथ्य ही मैं आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। हो सकता है कोई दंत कथाएं हो या कोई किंवदंतियाँ रही हो, लेकिन कहीं न कहीं ऐतिहासिक तथ्यों में इसे किया गया है। जो असीहात अपना है गोत्र, ये सिंध प्रांत से चल करके किसी प्राचीन समय के अंदर मध्य प्रदेश में एक असीहात गढ़ नामक क्षेत्र है, वहां जाकर के बसा था। हाँ, ये बात रहा हूँ कि पल्लू कोट की बात भी एक बहुत बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहा है। अगर हम बात करें जांगल प्रदेश की प्राचीन समय के अंदर, तो जांगल प्रदेश में बीकानेर का जिला, हनुमानगढ़ जिला, चूरू का आंशिक जिला आया करता था तत्कालीन समय के अंदर। इस जांगल प्रदेश के अंदर 150 गांव आया करते थे। अब तो उसमें संख्या में इजाफा हो गया है। ये नहीं कह रहा हूं कि 150 गांवों में सभी में सिहाग थे। इस क्षेत्र को सिहाग कोटी कहा गया है, जिसको आज हम पल्लू कोट के नाम से भी जानते हैं। सिहाग कोटी क्या है? जो इस बीकानेर संभाग की अगर हम आज बात कर लें तो इसी को सिहाग कोटी कहा गया है प्राचीन काल के अंदर। हमारा जो राजकार्य कब शुरू होता है सिहागों का, 7वीं शताब्दी आती है तब सिहागों का राजकार्य शुरू हो गया था, यानी राजा बन गया था सिहागों का। तो जांगल प्रदेश के अंदर पल्लू कोट को हमारी राजधानी बनाया गया था। जब हमारा राजा था तो उसकी राजधानी पल्लू कोट थी और उसकी सहयोगी जो राजधानी थी वो सुई राजधानी थी। दोनों बड़ी समृद्ध थी, बड़ी गौरवशाली थी और बहुत दमदार राजधानियां रही है, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं बार बार। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे, उनको आज हम यहाँ याद कर रहे हैं। माता को मानते हैं, हालांकि कुछ सच्चाई माता को भी मानते हैं और कुछ कालिका माता के रूप में भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर सटीक बात ठहरती है वो ब्रह्माणी माता पर आकर के ठहरती है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी बड़ी बात कही थी और अच्छे सुझाव रखे थे, सब बातें कही थी, लेकिन एक बात कहूँगा, बात कड़वी है, क्योंकि ऐतिहासिक ये वाक्य है कि सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी होती है। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से सहायता लेते हैं, एक दूसरे से सहयोग, यानी सिहाग एक दूसरे से सहायता मांगते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप से मांगते हैं। हालांकि वहाँ पर कोई ज़्यादा बहुत बड़ी सहायता नहीं मिल पाती है। सहायता मिलती है तभी तो इतनी संख्या में आए हैं। अगर सबको सहायता मिलती तो शायद ये पंडाल कम पड़ जाता था। फोन आते थे बाकायदा कि जिस विभाग के अंदर जो अपना कर्मचारी बैठता है और सिहाग गोत्र का बैठता है, उससे भी की बहुत बड़ी उम्मीद करके जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम ले पाते हैं। यहाँ पर आए हुए समस्त सिहाग गोत्र के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और भादरा की पूरी टीम जिसने दिन रात की मेहनत करके और जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक पहुँच करके आमंत्रित किया, और रात को भी व्यवस्थाएँ मिली थी लोगों को आने के बाद, और अब भी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। तो इस भादरा की संपूर्ण टीम को, जिनमें भाई तेजपाल, भाई सुरजीत, भाई रमेश और अन्य भाइयों ने मिलकर के इसका जो अपना कार्यक्रम किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं तो आप उसको समझा के भी काम कर सकते हो। तो हमारे जो बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको पहले ये पूछो कि करना क्या चाहते हैं। हमारी भी एक परिवार की एक सबकी एक कमी है कि हम चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं सभी। तो सभी से प्रार्थना है कि बच्चों के साथ बैठें, बच्चों की सुने और उनके हिसाब से उनके जो टैलेंट है, उनका जो इनरोल पोटेंशियल है, उसको निखारें, ताकि आने वाले समय के अंदर उसके अंदर सुधार किया जा सके। तो इस तरह के बात आगे कैसे बढ़े? जैसे अभी प्रधान जी बोला कि हम कमेटी बना देंगे, प्रधान जी बना देंगे, राष्ट्रीय काम का एक प्रधान होना चाहिए, लेकिन उस प्रधान जी के साथ साथ हमारी कम से कम 15 विंग ऐसी होनी चाहिए जो सही से काम कर सके। जैसे किसान के लिए किसान विंग हो, मेडिकल के लिए मेडिकल विंग हो, एजुकेशन विंग हो, गौशाला विंग हो, मीडिया के लिए विंग रखो, ताकि आपके विचार जनता तक पहुँच सके। अभी दिक्कत क्या है, किसान है, किसान की बात करते हैं, ना तो मजदूर की बात कर पाते हैं, ना बच्चों की भविष्य की बात कर पाते हैं। तो यदि विंग बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि उसको विंग्स के अंदर बांटे, ताकि आने वाले समय के अंदर सही आदमी को सही काम मिल सके, रोजगार का काम कर सके।
दूसरा एक और चीज़ आपने देखी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जिसके कारण नौकरियाँ चली गई और सरकारी नौकरियाँ है नहीं, सरकार के भी हाथ बंद रहे। वो तो हमें स्किल डेवलपमेंट पर काम कराना होगा, बच्चों को एजुकेशन की बजाय उनको कोर्सेज कराने होंगे और साथ में आयुर्वेदा के क्षेत्र में उनको आगे लेकर जाना होगा ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो आप सभी का टाइम करना, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सभी क्षेत्र के अंदर मजबूती से बात रखी जाए तो समाज का भला होगा। साथ में मेरी एक प्रार्थना हो रहा है, जो हमारे युवा साथी खासतौर पर जो गाड़ियों के पीछे दिखाते हैं जाट या गोत्र दिखाते हैं, ये दिखाना बंद कर दो, समाज आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी गलत काम करता है तो सीधा नाम आता है कि बोला वो जाट ही होंगे। खासतौर पर डीजे में बजता है, बजाते कोई हो रहे हैं लेकिन नाम आता है जाट वालों का। तो उन बच्चों को ये सिखाया जाए कि शिक्षा पर काम करें, स्किल डेवलपमेंट पर काम करें और आने वाले समय के अंदर बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इच्छा सुनी। होया शुरुआत संगठन की सिर्फ यह थी, भादरा तहसील हनुमानगढ़ जिला, इसके गांव में 5-5, 7-7 लोगों की कमेटी बना के एक बार शुरुआत करी जाए। शुरुआत तो हो तो मेरी पीड़ा कर लिया समाज में, तब भाई पहली शुरुआत करो, कमेटी बनाओ, पूरी शुरुआत करके ना। और किसी चीज का मेरा तो हाथ जोड़ के राम राम इसे बात पर ध्यान रखो भाइयों। शब्दों से इसी बीच में सोमलाल जी सियाग सुनेरा सरपंच हमारे बीच पहुंचे, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राम कुमार जी सियाग को सरपंच हमारे बीच पहुंचे, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई रामरतन जी सियाग ने जिस प्रकार कहा था, कार्यक्रम को बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, करीब 10-10:30 बजे हमने शुरू कर दिया था। मात्र 1 घंटे के अंदर मेरे ख्याल से भाषण और भोजन सारे हो जाएंगे। जो बंधु बाहर खड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा इन सबको बुला करके कुछ विशेष विषय पे गंभीरता से बातें की जाए। इस सम्मेलन के अंदर खेती और किसानी के समय में अपने कीमती समय निकाल करके पधारे मेरे पिताजी बुजुर्गों, हम उम्र भाइयों और छोटे बच्चों को मेरी शुभ आशीष। बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा और सोच को लेकर के यहाँ पे शाद परिवार के अग्रिम पंक्ति के जो बंधु बैठे हैं, मन में पीड़ा है, सोच है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है कि हमारे परिवार के, हमारे समाज के, सियाग परिवार के बच्चे या जरूरतमंद वो भी भाई है जो परिवार के अंतिम लाइन में खड़ा है, क्यों न उसको मुख्य धारा में जोड़ने की हम सोच करें। इस सोच और एजेंडे के साथ ही ये हमारा सियाग सम्मेलन का जो प्रथम सम्मेलन हरियाणा प्रदेश में भाई रवि चौटाला जी के सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन, इनकी प्रेरणा से, इनके एक्साइटेशन से और एक आत्मबल बढ़ाने की टीम जो इन्होंने तैयार की, तो मैं निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से पुनः इस 5वें शानदार और जानदार आयोजन के कामयाब रूप से करवाने के लिए भाई रवि चौटाला जी को दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा। एक बार इनके स्वागत और सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भाई साहब, एक आग्रह है, आप निश्चित रूप से इसी प्रकार हमारे इस समाज की जो ये संगठन है सियाग परिवार का, इसको आप आगे लेकर के चलोगे। मेरा कुछ सुझाव और निवेदन है, मुझसे पूर्व वक्तव्य में थोड़ा सा टाइम दूंगा, अगर बुरा न माने तो। आप बात चली थी कि सियाग सम्मेलन में बीकानेर में क्यों नहीं हो पाया। बात आई थी कि ओसर प्रथा को बंद करना हमारे सियाग समाज की जिम्मेवारी समझते हमें बंद करना चाहिए, तो क्या नहीं चला। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे तब भी मेरे मन में ये शंका थी और विचार थे, एक तो ओसर प्रथा बंद होनी चाहिए, एक दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे पल्लू गांव के अंदर सैकड़ों परिवार है सियागों के। अभी विगत 1 साल पहले मेरे पिताजी का देहावसान हुआ। मैंने मेरे परिवार के 100 घरों के अग्रिम पंक्ति के सभी मेरे परिजनों को बुलाया और बुला के ये बात कही कि जब हमने सियाग परिवार के सम्मेलन में ये संकल्प किया था कि हमें ओसर प्रथा बंद करनी है, और पल्लू तो सियागों की सियागोटिया राजधानी रही है, तो क्यों नहीं अगर हम इस चीज़ का आज से शुरुआत करें। मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे फक्र है, वो गर्व है मेरे इस पूरे परिवार के ऊपर। सैकड़ों बुजुर्गों ने और मेरे हम उम्र भाइयों ने दिल से ये बात कही
आपके पिताजी के देहावसान के ऊपर पल्लू गांव का स्याग परिवार ओसर प्रथा को परमानेंटली बंद कर रहा है। आज के बाद पल्लू गांव के स्याग के अंदर किसी भी ओसर के अंदर ओसर प्रथा नहीं होगी, भोजन सबको मिलेगा, मिठाई बंद। ये बात की। मेरा बेटा कॉलेज लेक्चरर है, मेरे बच्चे की शादी की, मैंने शादी के अंदर दहेज के अंदर एक चम्मच तक भी नहीं दिया। उसी बात को प्रेरणा मान के मेरी बेटी की जब शादी की तो रिश्तेदारों ने आकर के बोल दिया कि अभी आपने अपने बेटे की जो कॉलेज लेक्चर लगा है उसके दहेज में कुछ नहीं दिया, तो हम भी आपसे कुछ दहेज के रूप में कुछ नहीं लेंगे। मेरा कहने का मतलब हम सिस्टम को चेंज एकदम नहीं कर सकते, पर कम से कम वो बात चलती है ना, जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया पानी की बूंद अपनी चोंच में लेके बार बार आकर के पानी में गिरा रही थी। बड़े जानवरों ने हंसी मजाक में पूछा, अरे आप क्या कर रहे हो, आप इस एक बूंद पानी से, एक चोंच से, क्या ये जंगल की आग बुझेगी? चिड़िया का जवाब था, बेशक आग मेरी चोंच के पानी से न बुझे, पर जिस दिन आग बुझाने का इतिहास लिखे रहेगा उस दिन ये बात जरूर की जाएगी, आग बुझाने में चिड़िया का भी योगदान था। हमें शुरुआत करनी चाहिए। जितने भी हमारे प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के भिन्न जिला, चाहे बालोतरा है, चाहे जोधपुर है, चाहे नागौर है, चाहे बीकानेर है, अन्य प्रदेशों से जो बंधु भाई पधारे हैं, उनका दिल की गहराइयों से, हमारे हनुमानगढ़ जिले की ओर से, मैं केवल भाजपा ही नहीं, हनुमानगढ़ जिले की ओर से आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करूंगा। और मैं ये विनम्र निवेदन भी करूंगा, क्यों न एक प्रयास किया जाए, ओसर प्रथा को रोकने के लिए भी क्यों न प्रयास किया जाए। हमारे परिवार के किसी बुजुर्ग के एक्सपायर हो गए, ओसर प्रथा आदि अनधिकार से चली आ रही है, तो क्यों न एक प्रयास करें। कम से कम इस मीटिंग में आए जिन जिन गाँव के भाई बंधु आए हैं, वो अगर शुरुआत करें, प्रयास करेंगे, हमारे गांव में हमारा स्याग परिवार ओसर प्रथा को बंद करेगा, प्रयास जरूर करें। प्रयास करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं तो कल हमें दुनिया में इतिहास कायम करना। मैं रवि भाई साहब से बात करूंगा, विदाउट फाइनेंस कोई व्यवस्था और टीम और संगठन नहीं चलता। अभी भाई साहब ने कहा था कि 100 रुपए इकट्ठे करें, क्या है 100 रुपए? पैसे का महत्व भी खत्म हो गया, रुपया है ही नहीं। ये कहने मतलब 1 रुपए में वो भिखारी नहीं देगा आपसे 1 रुपया, 10 का नोट वो आप अगर दोगे तो भी 10 आप खुद की जेब से मिला के आपको दे दोगा। भाई साहब मैं एक बात कहूंगा, बीकानेर के अंदर एक स्याग परिवार का सम्मेलन हो, डेट से आज फिक्स करो, उनसे लेकर निकलना। एक जोधपुर में, एक बाड़मेर में हो, एक जयपुर में हो, उसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश के अन्य प्रदेश को अग्रिम जो संभागीय मीटिंग है वो मीटिंगें हो। बाकी इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे स्याग परिवार को बंधुओं की, ये इलाका संपन्न है, स्यागोटी का इलाका है, थोक में से स्याग कहीं है तो इसी इलाके में है, क्यों ना 500 आदमियों की टीम बनाए, प्रत्येक आदमी से लाख लाख रुपए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके शानदार सम्मेलन करें। तो फिर जैसे अमर सिंह जी भाई साहब ने कहा था कि एक दिल्ली के अंदर बड़ी मीटिंग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम करें। मेरा तो सुझाव है, आज जो अग्रिम पंक्ति में है, आने वाले दिन भी रही थोड़ा सा अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, बाकी पूरा समाज आशीर्वाद रहेंगे। मेरे भाव है, इन्होंने जागृति की शुरुआत की है। अरे छोटे छोटे परिवारों की, ये सामान खाम पर, ये अलग अलग खाम हरियाणा प्रदेश में चल रही है, तो स्याग खाम का नाम होना चाहिए, स्याग बिरादरी का नाम होना चाहिए, हेड ऑफ दी हमारी कम्युनिटी का हेड होना चाहिए, ताकि वो कभी किसी भी स्टेट में जाकर किसी सीएम से टीम से बात करने का मौका मिले, दमदार आवाज में आपकी बात को उठाए। गरीब का बेटा है हमारे परिवार के अंदर, पढ़ने में होशियार है, फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, उस 5 करोड़ के फंड में से निश्चित रूप से इस कमेटी को अख्तियार होना चाहिए। उसको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 20 लाख की हेल्प करनी पड़े, उसे पढ़ाने के लिए अमेरिका भी भेजना पड़े, हमारा परिवार पढ़ाएगा, उसको आगे लेके आएगा। एक स्याग परिवार का ऐसा बेटा है जिसके बेटा नहीं, बेटियां 5, 1 बीघा उसकी जमीन नहीं है, क्या वो दर की भीख मांगेगा? हम मर गए क्या? हम जिंदा हैं, जिंदा कौन है? हमारे लोगों के अंदर खून है, रजवाड़े का खून है, जाटों का खून है, कुछ दूसरों के लिए कल गुजरने वालों का खून है, क्यों ना उसकी हेल्प करें? उसकी बेटी की शादी के लिए परिवार को जुमा उठा करके उसे 5, 10, 20 लाख रुपए, 50 लाख देना पड़े, निसंकोच तो बहुत बड़ा परिवार है, कोई कमी नहीं है पैसे की। रिपीट कर लेंगे, पुणे काम के लिए, बेशक मैं कमजोर इलाके से आता हूँ, पुणे काम के लिए पहली कलम 1 लाख रुपए की मेरे नाम से, 1 लाख रुपए की कलम, 500 सदस्य आप करोगे, मेरे इलाके की संख्या बढ़ाने में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कम से कम पल्लू इलाके के 20-30 आदमियों के नाम लाख रुपए इस संगठन को देने वाले बनेंगे। सब हिम्मत करो, टोटल काम होगा, काहे तक 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, ऐसे क्या बहुत कुछ है हमें करना है।
अरे खुद के लिए जियो तो क्या जियो, ऐसा जीवन जियो कि मरने के बाद भी हमें दुनिया याद करे। दूसरे के लिए, दूसरे के सुख दुख के साथी बनो। हमारे समाज से शुरुआत करेंगे, हमारी इतनी बातों के हमारे समाज से अन्य समाज इसका अनुसरण करेंगे, अन्य समाजों का भी उत्थान होगा। कहीं जरूरत पड़े दूसरे समाज के किसी जाति बिरादरी की, भाई बंधु की, अगर सिहाग परिवार को हेल्प करनी पड़े, संकोच करने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा करो। हमें आदर्श बनना है, हमें सनातन धर्म के जाट बिरादरी के तमाम खांपों के सिहाग परिवार एक आदर्श बन के उभरे ताकि दुनिया हमें याद करे। चौधरी देवीलाल जी, अरे छोटा सा गांव जो ग्रामोत्थान स्कूल के बिल्कुल सीमावर्ती संग्रिया के पास में गांव, पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं अभी तो देश और दुनिया में डंका बजा दिया, सियागों का डंका बजाए। मैं कहूँगा चौधरी देवीलाल जी आपके नाम रहे। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। सियाग परिवार, सियाग परिवार, आने वाले साथी, मुझसे बाद में बोलने वाले साथी इन बातों को गहनता से अनुसरण करेंगे, शानदार रिजल्ट मिलना चाहिए। जागरूक कौन, जिंदा कौन समय का इंतजार नहीं करती। ये नहीं है एक साल बाद में कहते हैं दिखा नहीं, फिर एक साल बाद जोधपुर कर देंगे, काय का एक साल। मैं तो कह रहा हूँ मात्र 1 या 2 महीने के अंतराल सियाग सम्मेलन पैदल करना। इसकी शुरुआत आप हमारे परिवार के मुखिया हो, आप ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, आपको हिंदुस्तानी दुनिया की सियागों को आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। आप जो चाहोगे और दिल से चाहोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से सारे मुकाम और सारी मंजिल आपके कदमों में चूमेगी और हमारे समाज और परिवार का भोर पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ पुनः आपका कोटि आभार। एक समय सब पधारे, तबीयत खुश हो गई। मुझे ईमानदारी बात है जयपुर जाना था, ईमानदारी बात है जयपुर जाना था। मेरा गांव पल्लू है, 95 से शपथ बना, 2005 में रिपीट शपथ हुआ। अभी श्री गंगाराम और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधान है, राव साहब। मेरे लायक को आदेश हो, कोई सेवा समाज के लिए समर्पित आदमी जहाँ कहीं बुलाओगे, मेरे पास आने की जहाँ कहीं बुलाओगे मैं पहुँचूंगा। बेटों नौकरी लागे हो, पीरणी नौकरी लागे, बेटी नौकरी लागे हो, बटाऊ नौकरी लागे, परिवार का टावर सारे नौकरी लागे। हे हमारा हे थारा याद करियो, मैं आऊँगा वो शुभ दिनों से याद करूँगा। धन्यवाद। तो मुझे बाबा जी थे मोटा राम जैसे, तो मैंने को पूछा भाई मेरे बाप 3 हो रहा, यानी मैं 3 न खाऊं, मैं पूछो न कहीं कि वो नॉलेज हो मैं जाना तो मैं 3 न खाऊं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।